मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आप जब इंटर्नशिप कर रहे थे तो आपका बॉन्डिंग प्रोफेसर के साथ कैसा बना, और वो बॉन्डिंग ने आपको कैसे हेल्प किया पीएचडी परस्यू करने के लिए आगे? मतलब जब फर्स्ट टाइम इंटर्नशिप करने गया था दिसंबर में, तब सर थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप से हैं, तो तभी मेरे को थोड़ा सा डर डर लग रहा था कि सर कैसे होंगे, कि क्योंकि पहले 1-2 वीक तो सर मिले ही नहीं मुझसे। मतलब पूरा हमारा, मैं वहाँ पे गया था, काम भी वहीं पे लैब पे कर रहा था, पर मेरा जितना भी फिजिकल इंटरेक्शन हो रहा था वो हो रहा था सिर्फ पीएचडी स्टूडेंट के साथ। सर से हुआ इसलिए नहीं क्योंकि सर थोड़ा बाहर थे उस वक्त, पर मेंटली मेरे को लग रहा था कि सर मुझसे मिल नहीं रहे हैं, कि क्या कुछ और बात है, पता नहीं क्या हो रहा है, कि थोड़ा सा डर डर लग रहा था कि क्या होगा। पर थोड़ी देर, मतलब वो 2 हफ्ते के बाद थोड़ा डर कम हो गया, क्योंकि फिर सर मिले, बात किए बहुत सारा। एक दिन सर हमको सब, मतलब पूरे लैब को एक खिलाने भी लेके गए थे, ट्रीट देने ले गए थे, तो तभी थोड़ा इनफॉर्मल बातें भी हुई सर से, बातें वगैरह पता चला कि सर मेरे यहाँ से है, मतलब बंगाल से ही है सर, और मेरे घर के बहुत नजदीकी एक गांव से ही है। तो थोड़ा बातचीत हुआ, पता चला, फिर कनेक्शन तो अच्छा हुआ ही था, क्योंकि सर चाह रहे थे कि मैं समर में भी वापस आऊं और काम कंटिन्यू करूं। तो मैंने किया वो चीज़। समर में मैं गया था, और फिर तो और भी ज़्यादा बातें हुई, और भी ज़्यादा सर ने मेरे को समझाया कि नेक्स्ट क्या करना चाहते हो, मास्टर्स या पीएचडी, समझाया कि पीएचडी क्यों इम्पोर्टेंट है, रिसर्च को फुल टाइम देना है तो क्या क्या करना ज़रूरी होता है, कि लाइफ में क्या क्या गोल्स होनी चाहिए, क्या क्या मेरिट होनी चाहिए, ये सब वगैरह उन्हीं से सीखा हूँ। फोर्थ ईयर में जब प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ तो आपके बहुत सारे फ्रेंड प्लेसमेंट के लिए जा रहे थे, लेकिन हम्म। पीएचडी के लिए आपका प्लान था, तो उसका आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? जैसे कि बहुत सारे फ्रेंड का जब जॉब लग रहा था, तो आपका उस टाइम मेंटल स्टेट कैसा था? कि एक प्रेशर होता है ना फैमिली का भी, और लगता भी है खुद से भी कि शायद पैसा कमाना स्टार्ट करना चाहिए इस एज में, तो उस टाइम आपका क्या थॉट प्रोसेस था? एक तो मेरे घर से ऐसा ऐसा कोई प्रेशर था ही नहीं कभी कि जॉब लेना है। मेरे घर वाले हमेशा चाहते थे कि मैं बहुत, मतलब हायर एजुकेशन में थोड़ा फोकस रहूं, थोड़ा और ज़्यादा पढ़ाई करूं। और मैं घर पे जब बोलता भी था कि मेरे को जॉब लेके सेटल होने का मन कर रहा है, कि अभी पढ़ाई बहुत थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, अभी नहीं करते, फोर्थ ईयर के बाद जॉब लेके सेटल हो जाता हूं, तब मेरे को डांटते भी थे कि ऐसा इतना पेशेंस क्यों कम है तेरा, थोड़ा पढ़ाई वगैरह पे ध्यान लगा। क्योंकि वो लोग जानते थे कि बीटेक के बाद जॉब एक, मतलब वो लोग वही कर रहे हैं बीटेक के बाद, पापा तो मतलब वही कर रहे हैं, तो उनको पूरा पता है कि लाइफ कैसा होता है, कि एकदम जॉब जॉब लाइफ कैसा होता है और स्टूडेंट लाइफ अलग होता है, तो उनको डिफरेंस पता है, तो वही चीज मेरे को मोटिवेट करते थे। तो मेरा ये था कि मैं पहले से जानता था कि अगर जॉब ना भी लगे तो भी कुछ नहीं, पीएचडी ना भी लगे तो भी कुछ नहीं, क्योंकि मैं किसी हालत में जॉब ज्वाइन नहीं करने वाला था। या तो मैं 1 साल बैठ के फिर से प्रिपेयर करता एमटेक के लिए, गेट अच्छा करने के लिए, या तो मैं पीएचडी लेके निकल जाता। मतलब इन एनी सर्कमस्टांस मैं वो जॉब ज्वाइन नहीं कर रहा था, तो मैं उसको थोड़ा लाइटली ले रहा था कि लोग दोस्तों का हो रहा है, फिर भी मैं सोचा कि अगर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जॉब में बैठने के लिए, तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत कुछ सिखाता है, वो इन पर्सन इंटरव्यू जो होता है वो बहुत कुछ सिखाता है। तो मैं गया था 2 जॉब इंटरव्यू में गया था, मतलब इंटरव्यू राउंड तक मेरा शॉर्ट लिस्टिंग हुआ था, बट उसके बाद बात आगे बढ़ा नहीं, तो वहीं पे रह गया, मतलब मैं सिलेक्ट हुआ नहीं। तो बट मैं सीखा बहुत कुछ, कि मेरा जो अल्टीमेट गोल है, जो मेरे को पीएचडी करना है, और उस वक्त तो मैं गेट का भी प्रिपेयर कर रहा था। हालांकि मेरा गेट उतना अच्छा गया नहीं, बट प्रिपेयर तो कर रहा था तब, तो मेरे को मैं देखा कि ऐसा बीच बीच में 1-2 इंटरव्यू अगर आ रहा है, तो इट्स काइंड ऑफ एन ऑब्स्टकल, जो बार बार मेरे को रोक रहा है, कि मेरा नॉर्मल फ्लो है प्रिपेयर करने का एक, और अचानक एक इंटरव्यू आ गया, तो अभी सब छोड़ छाड़ के मैं उसके लिए थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ, ये करूँ वो करूँ, तो उसमें थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा था, तो मैंने 2 इंटरव्यू के बाद मैंने अप्लाई करना ही बंद कर दिया एकदम। काफी सारे लोग बीटेक के बाद स्पेशलाइजेशन के लिए जाते हैं, एमटेक करने के हम्म। लिए, लेकिन पीएचडी करने का सोचा आपने, तो ये रास्ता आपने क्यों चुना, और एमटेक के लिए क्यों नहीं गए आप? हाँ, तो इनिशियली जब मैं मतलब वही सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में था, तो तभी मेरे को एक आइडिया था कि अब्रॉड यूनिवर्सिटीज में पढ़ूंगा तो स्कोप बहुत ज़्यादा है। स्पेशली अगर अब्रॉड से मैं वापस इंडिया आता हूँ, जो मेरे को आना भी था तब, और अभी भी है, अगर जाऊंगा कभी तो मेरे को इंडिया वापस आना है, और इंडिया में अगर वहाँ से कुछ पढ़ाई करके वापस आता हूँ तो स्कोप बहुत ज़्यादा हाई है, प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा मिलता है। तो मैंने सोचा था कि एमएस कर लेते हैं,
पीएचडी पढ़ाई बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। अभी उतना कमिट नहीं करते हैं, अभी एमएस कर लेता हूँ। मैं वैसा माइंडसेट लेके चल रहा था कि 2023 के अगस्त या फिर उसी टाइम फॉर्म वगैरह ओपन होगा तो मैं अप्लाई करूंगा। 2024 तक किसी ना किसी एक कॉलेज में मिल ही जाएगा, कहीं से लोन वगैरह लेके यूएस या फिर यूके चला जाऊंगा, पढ़ाई करके आ जाऊंगा। फिर जब मैं वही इंटर्नशिप के अराउंड मैं प्रोफेसर से अपनी बात कर रहा था, तो उन्होंने समझाया कि एमएस इज काइंड ऑफ रिच किड ड्रीम। मतलब जो लोग अमीर बच्चे होते हैं उनके लिए एमएस चलता है, अगर तुम्हें फुल स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है तो। क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली 40 to 50 lakhs अब्रॉड जाके स्पेंड करना, सब हर मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो वो चीज मेरे को थोड़ा हिट हुआ कि हाँ, बात तो सही है कि एमएस अगर करना ही है तो बाहर जाके क्यों करना है, यहाँ पे भी कर सकते हैं। और फिर उन्होंने ये बोला कि अगर तुमको रिसर्च फील्ड में ही रहना है तो एट द एंड ऑफ द डे तुमको पीएचडी करना होगा। अगर तुमको फुल टाइम रिसर्चर बनना है तो पीएचडी इज अ मस्ट। तो अगर तुम एमएस ना करके डायरेक्ट पीएचडी करो तो दो फायदे हैं इसके। एक तो तुम 2 साल अपना सेव कर रहे हो कि एमएस के लिए तुम्हारा 2 साल नहीं वेस्ट हो रहा है, एमएस या फिर एमटेक। और दूसरा चीज ये है कि क्योंकि तुम डायरेक्टली बीटेक के बाद जा रहे हो तो यू हैव अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। प्रेशर में जो रहोगे तुम, तो उस प्रेशर में यू यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, तुम बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ जल्दी एक्वायर कर सकते हो, जो एमटेक के बाद भी कर सकते हो, बट उतना उतना अच्छे से नहीं जितना अच्छे से अभी कर पाओगे अगर तुम डायरेक्ट पीएचडी के लिए जाते हो। ये चीज मैं मतलब सोच रहा, मतलब पूरा समर मैंने सोचा इसी चीज को लेके, उसके बाद भी आने के बाद भी मैंने बहुत सोचा। फिर देखा कि बिना एमटेक किए अगर पीएचडी कर सकते हैं तो इट्स अ फेयर डील, कर सकते हैं। और क्योंकि पीएचडी में स्टाइपेंड भी मिलता है, एमटेक में जितना भी स्टाइपेंड मिलता है वो सब खर्चा पानी में निकल जाएगा, हाथ में कुछ बचेगा नहीं। बहुत कम रहता है उसका स्टाइपेंड, रहता है 12,500। और जहाँ पीएचडी के लिए नॉर्मल स्टाइपेंड रहता है, स्टार्ट होता है 37,000 से। तो बहुत ज्यादा लीप है एक सिंगल स्टूडेंट के लिए जो कॉलेज में ही रह रहा है, वहीं पे खा रहा है, सब कुछ वहीं पे कर रहा है, तो उसके लिए 37,000 इज वेरी बिग अमाउंट। तो ये भी एक विन विन सिचुएशन था, और सीखने को भी मिलेगा, फुल टाइम रिसर्च भी कर सकता हूँ। अब बाद में जाके मेरे को पीएचडी कभी ना कभी चाहिए ही होगा, तो इसीलिए एमटेक की जगह पीएचडी चुना। अब थोड़ा पर्सनल लाइफ पे आते हैं। आपने कोविड बैच में स्टार्ट किया कॉलेज, और फिर थर्ड ईयर में आप कॉलेज आए, तो इन सब के बीच आपका पर्सनल लाइफ कैसे डिस्टर्ब हुआ, और उस पे आपने कैसे बैलेंस किया और कैसे मैनेज किया बाकी सारी चीज़ों को? एक चीज जो है कि मतलब जब कोविड टाइम चल रहा था तो सब कुछ ऑनलाइन था, तो एक आदत सी पड़ गई थी कि हर टाइम मोबाइल चलाने की। तो हम्म। उससे एक एक चीज जो मतलब वो हार्म, वो जो मतलब वो परमानेंट हार्म हो चुका था, वो था कि जब ऑफलाइन हुआ तो वो मोबाइल की आदत छूट नहीं रही थी। पास में दोस्त बैठे हैं तब भी मैं मोबाइल में ही बात कर रहा हूँ किसी दूर के रिश्तेदार से या फिर दोस्त से। तो ये चीज बहुत ज्यादा एक इम्पैक्ट, मतलब हर हर किसी पे, कोई बहुत बहुत लोग इसको एडमिट नहीं करेंगे, बट ये हर किसी के ऊपर ही इम्पैक्ट इसने डाला है कि कोविड के बाद सब लोग इतना फोन में एडिक्टेड हो चुके थे कि जब ऑफलाइन हुआ तो ऑफलाइन बात करना ही भूल गए थे लोग। एक चीज ये था। तो उससे मेरे को थोड़ा सा मतलब ये हुआ कि निकलना है इससे, कि बहुत ज्यादा फोन एडिक्शन हो रहा है। एक फोन एडिक्शन एक प्रॉब्लम था मेरे लिए। दूसरा प्रॉब्लम था कि मैं मतलब डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो रहा था कि इधर उधर के वीडियो से, इधर उधर के मतलब कोई अगर आज स्टार्टअप चालू कर रहा है तो मेरे को लग रहा था कि स्टार्टअप करना चाहिए। दोस्त से बात कर रहा हूँ, दोस्त लोग भी ऑफ कोर्स, दोस्त लोग हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं, तो दोस्त लोग भी, हाँ भाई कर कर कर, ऐसा तो अच्छा। तो वो डिस्ट्रैक्शन पे कंट्रोल लाना था मेरे को। और तीसरी बात जो है, और डिस्ट्रैक्शन बहुत तरह के होते हैं मेरे लिए, खास करके डिस्ट्रैक्शन सिर्फ ये आइडियाज, और मेजर डिस्ट्रैक्शन मेरे लिए था मूवीज और वेब सीरीज। मैं बहुत ज्यादा मूवीज देखता था। मतलब मेरे लाइफ में मैंने थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में जितना मूवीज देखा है मैंने, वो उतना कभी नहीं देखा है। बहुत ज्यादा मूवीज देखा है मैंने। तो वो मेरे लिए एक डिस्ट्रैक्शन था कि पढ़ाई छोड़ के मैं सिर्फ मूवीज ही देख रहा हूँ हर वक्त। लोगों के लिए बहुत ज्यादा और डिस्ट्रैक्शन रहता है, जैसे कि गर्लफ्रेंड हो गया। मतलब हर गर्लफ्रेंड डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, लेकिन बहुत गर्लफ्रेंड्स होते हैं, तो या फिर बॉयफ्रेंड्स होते हैं। तो मतलब मैं नोटिस कर रहा था कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरा नहीं है, लोगों का भी है। तो एक सॉल्यूशन इसका होगा ही। तो धीरे धीरे करके मैं जितना सेटल हो रहा था हॉस्टल लाइफ के साथ, उतना उतना मैं अपने आप को मतलब क्या बोलते हैं, समझा रहा था कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये होगा। जैसे डिस्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम मैंने निकाला कि इसका हल यही है कि जो डिसाइड किया है वो उसको अचीव करना पड़ेगा पहले, फिर बाद में कुछ और सोचेंगे। नहीं तो बहुत ज्यादा इधर उधर हो रहा है। और जो उससे पहले वाला प्रॉब्लम है कि मतलब मोबाइल का ये तो, वो तो धीरे धीरे थोड़ा कम करना पड़ा। जितना उतना मोबाइल चलाना नहीं चाहिए, सबको ही नहीं, किसी को नहीं चाहिए। तो धीरे धीरे वो कम हुआ थोड़ा थोड़ा करके। बट अभी भी मैं बहुत चलाता हूँ फोन। अभी तो आई थिंक सबका वैसा ही है।
कोविड के बाद हाँ। तो काफी लोगों का वो लग ही गया है, आदत सा हो गया है। अकेले जब हम्म। लोग रहते हैं तो काफी फोन फोन ही चलाते हैं। फोन चलाना चाहिए, लेकिन अगर दोस्त के साथ, जैसे मैं दो हॉस्टल हॉल में जब रहता था तब रात रात भर हम लोग दोस्त लोग मिलके फोन में गेम खेलते थे एक साथ। तो वैसा अगर स्पेंड कर रहे हो फोन को तो अच्छा है, नहीं तो अगर सिर्फ एक रूम में खुद बैठ के सारा दिन सारा रात फोन चला रहे हो तो तब दैट इज हार्मफुल। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप किस टाइप से स्कोप देखते हैं? जैसे कि कंप्यूटर साइंस में अभी काफी बूम चल रहा है, आईटी में काफी जॉब्स हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक तरह से देखा जाए तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरा चॉइस ऑफ सब्जेक्ट था नहीं जब मैंने अंडर ग्रेजुएट स्टार्ट किया था। हम्म। बट राइट नाउ आई कैन से इट इज माई फेवरेट स्ट्रीम। ठीक है, मैंने 4 साल इसमें पढ़ाई की। 4 साल मैंने इसको करीब से देखा, इस सब्जेक्ट को। इस सब्जेक्ट से बेहतर सब्जेक्ट मेरे नज़र में तो है नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। इसमें हम लोग डिज़ाइन भी पढ़ते हैं, इसमें हम लोग हीट ट्रांसफर भी पढ़ते हैं, हीट मतलब पूरा थर्मल का पार्ट पढ़ते हैं। इसमें हम लोग गाड़ी का इंजन वगैरह पूरा पूरा जो आईसी इंजन जितना भी है सब कुछ पढ़ते हैं। ऑटोमोबाइल एक सेपरेट से इलेक्टिव भी हमारे डिपार्टमेंट, वो भी हम लोग पढ़ते हैं, तो वो गाड़ी के अंदर ही आ गया। इसमें हम लोग एरोस्पेस का वो फ्लूइड का सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, जो कि हालांकि सिविल वाले लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन कंप्यूटर और ईसी वगैरह नहीं पढ़ते। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट जैसा कॉमन एक मिसकॉन्सेप्शन है कि सीएस और आईटी वगैरह सब्जेक्ट चार्मिंग है, बहुत ज्यादा बहुत अच्छा है, और मैकेनिकल ले लिया तो तू थोड़ा नीचे हो गया या फिर ये हो गया, वैसा नहीं है। सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, तो स्कोप भी बहुत ज्यादा डाइवर्स है। कोई मैन्युफैक्चरिंग में भी अपना मतलब जॉब ले सकता है, कोई प्रोडक्शन में ले सकता है, कोई अपना डिजाइनिंग में अपना जॉब ले सकता है, कोई पावर प्लांट में जॉब ले सकता है, कोई रिसर्चर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई मैनेजर हो सकता है। मतलब डाइवर्स रोल, डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज। अब अगर देखा जाए कि किसी को जॉब नहीं करनी है, रिसर्च फील्ड में जाना है, तब भी अपॉर्चुनिटीज डाइवर्स है, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स में रिसर्च भी होता है, मतलब सारे एरियाज में। जैसे कि मेरे को करना है रोबोटिक्स में, तो रोबोटिक्स में बहुत डाइवर्स है, रोबोटिक्स खुद एक बहुत डाइवर्स टॉपिक है, तो उसके अंदर बहुत सारे कैटेगरीज है। तो अगर किसी को मैकेनिकल लेके कोई पढ़ रहा है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज की कभी कमी नहीं होगी। और ये ऐसा सब्जेक्ट है जो एक मतलब कभी खत्म नहीं होगा इसका नीड। आज तुम बोल सकते हो कि एआई आ गया तो कंप्यूटर के कुछ कुछ एस्पेक्ट्स आउट ऑफ द डोमेन हो रहे हैं, कि एआई कैन डू इट, हम्म। जो कि बहुत हद तक सही है कि हाँ एआई कर सकता है। अगर एआई अगर किसी चीज को बिना पैसा देके तुम करवा सकते हो, तो व्हाई शुड आई पे एक्सटर्नल, क्या बोलते हैं उसको, एक एम्प्लॉय को मैं पे क्यों करूँ? ये हालांकि मेरा ये टॉपिक डिस्कशन का नहीं है। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि मैकेनिकल इंजीनियर को कभी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, कभी इसका नीड खत्म नहीं होगा। तो अगर कोई मैकेनिकल से ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसको ये ना सोचे कि मैकेनिकल सिविल दोनों का बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल का भी और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी मैं बोल रहा हूँ, कि हर सब्जेक्ट का अपना अपना नीड है। जो भी मैकेनिकल से पढ़ रहा है वो ये ना समझे कि मेरा नीड खत्म हो चुका है, क्योंकि अभी तो सीएसआईटी का जमाना चल रहा है, तो मुझे भी शायद कोडिंग में ही अपना करियर बनाना है। ऐसा नहीं है, तुम किसी भी डोमेन में अपना करियर बना सकते हो, बस हार्ड वर्किंग होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए और पाथ क्लियर रहना चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहना चाहिए। वही 12th फेल वाला डायलॉग याद रखना है कि चीटिंग नहीं करना है, बस काम करते रहना है बस। सो अगर कोई स्टूडेंट अभी आपके जैसा पीएचडी परस्यू करना चाहता है, तो उसके लिए हम्म। राइट पाथ क्या हो सकता है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द कॉलेज लाइफ? तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अपना इंटरेस्ट अगर उसका पहले देखना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट अगर रिसर्च में है कि नहीं, अगर है, क्योंकि रिसर्च इंटरेस्ट रिसर्च में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो रिसर्च बहुत बोरिंग लगेगा, मतलब कुछ ऐसा एक्साइटिंग है नहीं रिसर्च में। अगर फिर भी उसको इंटरेस्ट आ रहा है तो बहुत बढ़िया, उसको रिसर्च इंटर्नशिप करना चाहिए। सबसे पहले एक फील लेना चाहिए कि पीएचडी लाइफ कैसा होता है, हम्म। प्रोफेसर का गाइडेंस, थोड़ा काम करना, फिर प्रोफेसर को लूप में रखना, फिर प्रॉब्लम खुद से प्रॉब्लम को मतलब सॉल्व करना, या फिर सॉल्यूशन के नज़दीक भी जाना, वो भी एक जीत है। तो ये सारा चीज़ इंटर्नशिप के दौरान एक्सपीरियंस करता है कोई स्टूडेंट, तो डेफिनेटली उसको एक रिसर्च इंटर्नशिप करना चाहिए। और मैं सजेस्ट करूंगा कि वो अ, किसी आईआईटी से हो। अगर वो आईआईटी से ही है तो ऑफकोर्स उसको आईआईटी मिल जाएगा, अगर वो किसी टीयर 2 कॉलेज से या फिर टीयर 3 कॉलेज से है तो भी मैं सजेस्ट करूंगा कि कोशिश करें कि आईआईटी से वो कोई मतलब ओल्डर आईआईटी प्रेफरेबली अगर कर सकता है तो, क्योंकि वहाँ पे प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं रहती, फंडिंग की कमी नहीं रहती आईआईटीज वगैरह में। तो तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत डाइवर्स वो एक कल्चर रहता है लैब वगैरह में, तो वहाँ से वो सीख जाएगा वो। और धीरे धीरे करके अपना इंटरेस्ट, मतलब जिसमें रिसर्च करना है उसमें भी रिसर्च इंटरेस्ट थोड़ा ग्रो करना है। कि जैसे मान लो कि किसी को अभी स्पेस रोबोटिक्स लेके कुछ
इंटरेस्ट है और उसको उसी में पीएचडी भी करना है, तो उसके अंदर उसको पढ़ाई करना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके कि चलो एक दो जर्नल पढ़ लिया। ऐसा कोई पढ़ता नहीं है सच कि पीएचडी के लिए पढ़ना चाहिए, पढ़ लेते हैं, ऐसा पढ़ता नहीं है। मगर अगर अगर कोई पढ़ रहा है, दैट इज अ साइन ऑफ पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट कि चलो मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा नोटिस रख रहा हूँ कि क्या क्या काम हो रहा है। अगर किसी को तो पीएचडी करने के लिए अब्रॉड जाना है, तो तब तो मैंडेटरी हो जाता है कि जो भी कॉलेज या फिर जो भी लैब ज्वाइन करते हैं, उसके पहले उस लैब से पब्लिश हुए जितने भी काम है, मतलब रिसेंट ईयर्स में, वो थोड़े बहुत अच्छे से देखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या रह रहा है, यहाँ पे एग्जाम लिखोगे तुम, इंटरव्यू दोगे, पास हो जाओगे और ले लेंगे तुमको। अब्रॉड में वैसा सिनेरियो नहीं रहता, वहाँ पे स्टूडेंट का मतलब इंटरेस्ट एकदम बहुत अच्छे से देखते हैं वो लोग। तो अगर यहाँ पे करना है पीएचडी, तो वही इंटर्नशिप तो मैंडेटरी है, करो फिर अप्लाई करो। बेसिक्स को अपना स्ट्रांग रखो एकदम, कि बेसिक सब्जेक्ट, क्योंकि ज्यादातर इंटरव्यूज में तुमको दो सब्जेक्ट पूछते हैं कि टू सब्जेक्ट्स ऑफ योर चॉइस, और उसी में से एकदम बेसिक लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और पूछते हैं। तो बेसिक्स अगर क्लियर नहीं होगा तो उनको पता चल जाएगा कि तुम ब्लफ कर रहे हो और तुमको नहीं लेंगे। अच्छा, आपका आईआईटी कानपुर में पीएचडी का एडमिशन प्रोसीजर क्या था? तो आईआईटी कानपुर स्पेसिफिकली हमारे कॉलेज में आता है। और किसी डिपार्टमेंट के लिए आता है कि नहीं पता नहीं, बट मैकेनिकल के मैं बोल सकता हूँ क्योंकि लास्ट 2 साल से ये आ रहा है। एक नोटिस आता है वही फरवरी के एंड तक, जिसमें लिखा रहता है कि आईआईटी कानपुर का और बाकी सारे आईआईटीज का भी एक पर्टिकुलर एक क्लॉज है, जिसमें से वो सीएफटीआई से डायरेक्टली लेते हैं विदाउट गेट। तो क्योंकि हमारा कॉलेज आईएसटी शिवपुर एक सीएफटीआई क्वालिफाई करता है, तो वी आर एलिजिबल फॉर दिस ऑल द स्टूडेंट्स, बट उसके लिए सीजी 8 के अबव रहना चाहिए। तो वो फरवरी के एंड के अराउंड वो नोटिस आता है कि जिनको पीएचडी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है, अप्लाई करना है, तो एक गूगल फॉर्म रहता है, उसमें अप्लाई कर दो। उसमें अप्लाई करने पर वो लोग कुछ दिन बाद एक इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं कि इस डेट में इंटरव्यू। जैसे मेरा वो डेट था फरवरी को, 28 को आया था वो मतलब फॉर्म फॉर्म। मैंने फिल किया था, मार्च के 10 तक मैंने फिल कर दिया था उसको, क्योंकि मेरे को याद है एक डिपार्टमेंट से एक ये लेना रहता है, एचओडी से एक अंडरटेकिंग लेना रहता है कि विदाउट एनी वो बैक वगैरह नहीं है मेरे सब्जेक्ट्स वगैरह, तो वो लेना रहता है। मार्च 10 तक मैंने अप्लाई कर दिया था, मार्च 13 तक मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो गया था। अप्रैल के फर्स्ट ही मेरा ये आ गया था, मतलब एडमिट आ रिजल्ट। गया था मेरे को। हाँ, मेरे को पता था कि मेरा हो गया है, वो पूरा कॉल लेटर आ गया था, और फीस वगैरह भी तभी भरना था। तो ये था पूरा प्रोसेस, अगर सिर्फ आईआईटी कानपुर के लिए है। और एरोस्पेस डिपार्टमेंट में भी शायद वो लोग आते हैं। बाकी डिपार्टमेंट का मेरा पता मुझे पता सो एट लास्ट, आप कोई सजेशन देना चाहें अपने जूनियर्स को कॉलेज लाइफ पे, और किस तरह से उन्हें आगे अपने करियर में और पर्सनल लाइफ में अच्छा करना है, इस पे आपका कोई सजेशन? 3 इडियट्स वाला जो मूवी है, वो सिर्फ मूवी नहीं है। मैं उस मूवी से बहुत कुछ सीखा हूँ। एक चीज जो डायलॉग है वो रैंचो का कि सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बनो, तो ये बहुत अच्छा डायलॉग है। ये बहुत अच्छा डायलॉग इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये एग्जैक्टली ट्रू है, मतलब बहुत ज्यादा सच है ये चीज। अगर मुझे कुछ करना है लाइफ में, तो मैंने देखा है, मेरे साथ एटलीस्ट ये होता है, बहुत लोगों के साथ ये होता है कि लकीली किसी चीज में सिलेक्शन हो गया, इतना मेहनत भी नहीं किया था फिर भी हो गया। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है, लकीली मुझे आज तक कुछ नहीं मिला है मेरे लाइफ में। हमेशा किसी ना किसी चीज में ट्विस्ट रहता है, एंड में जाके कुछ ना कुछ ट्विस्ट रहता है। तो और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये मेजोरिटी स्टूडेंट्स के साथ यही रहता है। तो ये फॉलो रखना है कि जो मेहनत है वो पूरा दिल से करना है। अगर मैं किसी चीज के लिए काबिल नहीं बनूंगा तब तक वो मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्री का मुझे किसी का ये नहीं चाहिए कि तुम ले लो, तुम इंसान अच्छे हो, दिखने में अच्छे हो, तुम ले लो, ऐसा नहीं चाहिए। ऐसा कोई देता भी नहीं है। फिर भी अगर कोई दे रहा है, नहीं चाहिए, मुझे पहले काबिल बनना पड़ेगा उसके लिए। फिर आई थिंक वो चीज मुझे अपने आप मिल जाएगा। वो चाहे कुछ भी हो, करियर हो, गर्लफ्रेंड हो, या फिर किसी चीज के लिए मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, वो हो, कुछ भी हो, वो पहले पहले काबिल बनो फिर करो। और कॉलेज लाइफ को कभी मिस, कॉलेज लाइफ बहुत लोग बहुत स्टबन टाइप रहते हैं, मिस कर देते हैं कि पहले करियर देख लेते हैं फिर करेंगे। करियर भी देखो थोड़ा, कॉलेज लाइफ भी देखो, क्योंकि कॉलेज लाइफ घूम के नहीं आएगा कभी, खत्म तो खत्म। So at last, I will congratulate you again for your admission, and that was all from my side. And thank you for joining our channel and giving your precious time. Thank you, थैंक यू, Neha. थैंक यू।